नमस्कार दोस्तों। भाग 1 के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पूरे कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ ख़त्म कर चुके हैं। अब हम कदम रख रहे हैं सीरीज के सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और महत्वपूर्ण सेक्शन में, जिसका नाम है पादप विज्ञान, बागवानी एवं कृषि अर्थशास्त्र। अगर आप एग्जाम्स के पुराने पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आजकल एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा एरिया यही है। बॉटनी के मुश्किल सवाल, फलों और सब्जियों की नई प्रजातियां और नाबार्ड या कृषि बजट से जुड़े वो पेचीदा आर्थिक प्रश्न जो अच्छे अच्छे छात्रों के सिर के ऊपर से निकल जाते हैं, उन सभी प्रश्न को हम 51 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक अगले कुछ मिनटों में अपनी मुट्ठी में करने वाले हैं। जितने भी छात्र अभी लाइव जुड़े हैं वे लोग कमेंट करके कमेंट करके तैयार रहिए। और यह याद रखिए कि मैं प्रश्नों के बीच में आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उनका उत्तर आप लाइव चैट के कमेंट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में देते रहिए। इससे क्या होगा कि क्लास में आपकी जो उपस्थिति है वह पता चलती रहेगी, साथ ही आपकी तैयारी किस लेवल पर है यह भी पता चलती रहेगी। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं अपना आज के सेशन का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 51, आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? यह प्रश्न सीधा सीधा AGTA में भी पूछा गया था। तो जो लोग कह रहे हैं कि सर आसान प्रश्न आप करवा रहे हैं, तो हमारा मकसद इस सीरीज को करवाने का यही है कि जो आसान प्रश्न वो आपसे गलत ना हो। तो इसका सही उत्तर हुआ ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने सभी महत्वपूर्ण आनुवांशिकी के प्रयोग उद्यान मटर, गार्डन पीज जिसे पाइजम सेटेवम बोलते हैं उस पर किया था। उन्होंने मटर के पौधों के 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों मतलब 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स का अध्ययन किया था। यह भी याद रखिएगा कि जेनेटिक्स शब्द जो है, जेनेटिक्स शब्द इसे किसने दिया था? तो जेनेटिक्स शब्द 1906 में, कब? 1906 में बेटसन ने दिया था। किसने दिया था? बेटसन ने। कब दिया था? 1906 में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने काट की एक पतली स्लाइस में मृत कोशिका को देखा था, जिसकी संरचना उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी लगी थी। जैसे मधुमक्खी छत्ते में जैसे होता है ना, इस तरह से उनको यह संरचना दिख रही थी। वहीं अगर जीवित कोशिका की बात करें तो जीवित कोशिका की खोज का श्रेय एंटोन वान ल्यूवेनहॉक को दिया जाता है। उन्होंने कब खोजा था? 1674 में। एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी। आप कमेंट करके बताइए कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के जो अध्ययन का विज्ञान उसे क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को किस शब्द से जाना जाता है? आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53, गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी मुख्य जीन कौन सा है? तो गेहूं में बौनापन के लिए नॉरिंटन जिम्मेदार होता है। इसकी खोज कहाँ हुई थी? इसकी खोज जापान में हुई थी और हरित क्रांति के समय इसी का इस्तेमाल करके बौनी किस्में बनाई गई थी। वहीं अगर धान में बौनापन की बात करें तो डी जियो वूजन, कौन? डी जियो वूजन, यह ताइवान की एक प्राकृतिक बौनी प्रजाति है जहां से जीन खोजा गया था। कौन सा? धान में बौनापन के लिए डी जियो वूजन। तो आप दोनों को याद रखिएगा कि अगर गेहूं में पूछेगा तो नॉरिंटन और धान में पूछेगा तो डी जियो वूजन। अब जुकाम है थोड़ा सा, इसलिए अगर आवाज़ में थोड़ी दिक्कत होगी तो आप एडजस्ट कीजिएगा, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा अगला 54वां प्रश्न, धान चावल में बौनेपन के उत्तरदायी जीन कौन सा है? तो अभी हमने इस पर चर्चा की है कि डी जियो वूजन है। हमारा अगला प्रश्न जो प्रश्न संख्या 55 है, मक्के में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा होता है? तो मक्के में उच्च गुणवत्ता के लिए जो उत्तरदायी जीन होता है कौन सा होता है? OPEC2 होता है, या इसे OPEC2 या फ्लावरी 2 जीन। कौन सा? फ्लावरी 2 जीन। ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन के लिए जिम्मेदार होता है। मक्के में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है? तो OPEC2 या फ्लावरी 2 जीन। इस जीन की मदद से मक्के में आवश्यक अमीनो एसिड जैसे कि लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, कौन? ट्रिप्टोफैन की मात्रा बढ़ जाती है। ट्रिप्टोफैन की मात्रा बढ़ जाती है। इसके इस्तेमाल से विकसित मक्के की प्रजातियों को QPM क्या बोलते हैं? QPM, इसका फुल फॉर्म क्वालिटी प्रोटीन मेज मतलब गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन मक्का कहा जाता है, जैसे शक्तिमान 1, विवेक, QPM आदि।
तो ये मक्के की प्रजाति का आपसे पूछेगा शक्तिमान किसकी प्रजाति है, तो आप क्या से उत्तर देंगे मक्का की प्रजाति है। हमारा अगला प्रश्न 56वां है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली पूसा कैंपस में स्थित है। इसकी स्थापना वैसे तो मूल रूप से 1905 में पूसा बिहार में की गई थी। कहाँ की गई थी, पूसा बिहार में। एक अमेरिकी परोपकारी जिनका नाम हेनरी फिलिप्स था, क्या नाम था, हेनरी फिलिप्स था, उनके सहयोग से की गई थी। इसी कारण इसे आज भी पूसा संस्थान ही कहा जाता है। पूसा में स्थापना के कारण ही इसे पूसा संस्थान कहा जाता है। अब इसे क्यों हटाया गया था कि 1934 में बिहार में एक विनाशकारी भूकंप के कारण इसकी मुख्य इमारत क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद 1936 में इसे नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। हमारा अगला 57वां प्रश्न, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो मतलब NBPGR कहाँ स्थित है, तो NBPGR कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। अगर इसकी स्थापना पूछेगा तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1977 में। अगर NBPGR का फुल फॉर्म पूछता है तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक एंड रिसोर्सेस, और इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। अगर इसका कार्य पूछेगा तो इसका कार्य है देश के सभी पौधों, बीजों और फसलों की प्रजातियों के जीन को सुरक्षित रखना। मतलब किसकी तरह काम करता है, जीन बैंक की तरह काम करता है, ताकि भविष्य में कोई भी प्रजाति विलुप्त ना हो। हमारा अगला प्रश्न 58वां, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन के अवसर पर इसे मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक या मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो पूछा श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 26 नवंबर को एक और महत्वपूर्ण दिन मनाया जाता है, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर GS की तैयारी भी कर रहे हैं तो 26 नवंबर को एक महत्वपूर्ण दिन और भी मनाया जाता है, और बता दे रहा हूँ कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है वो क्या हुआ था, अधिनियमित हुआ था। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें विश्व दुग्ध दिवस की, जैसे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर का हो, तो कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, किस जीव या कीट को किसानों का सच्चा मित्र कहते हैं, तो ये सब आप जानते हैं कि केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। केचुआ मिट्टी को खाकर उसे नीचे से ऊपर पलटता रहता है, जिससे मिट्टी में हवा का संचार बढ़ता है और वह उपजाऊ बनती है। केचुए द्वारा तैयार की गई खाद को क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। केचुए के पालन और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए कि केचुआ पालन को के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न संख्या 60 है, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली टिड्डी किस कीट गण से संबंधित है, तो इसका सही जवाब है आर्थोप्टेरा से संबंधित है। टिड्डियां जब झुंड में चलती हैं तो कुछ ही घंटों में पूरी की पूरी हरी भरी फसल को चट कर सकती हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा प्रवासी कीट मतलब माइग्रेटरी पेस्ट माना जाता है। अगर भारत में नियंत्रण की बात करें तो भारत में टिड्डी दलों की निगरानी और नियंत्रण के लिए टिड्डी चेतावनी संगठन मतलब लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन LWO कार्यरत है, जिसका मुख्यालय जोधपुर में। इसका मुख्यालय कहाँ है, जोधपुर। सबसे ज़्यादा टिड्डियों का जो हमला होता है पाकिस्तान के रास्ते से होता है, तो वहाँ से नज़दीक जोधपुर पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर इससे बचाव के उपाय किए गए हैं। और यहाँ पर क्या कौन सा संस्थान है, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जोधपुर में। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। टिड्डियाँ ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाकों से ही भारत में प्रवेश करती हैं, और इस गण को आर्थोप्टेरा में टिड्डे, ग्रासोफर और झींगुर भी शामिल है। मतलब आर्थोप्टेरा में कौन कौन शामिल है, टिड्डे शामिल हैं और झींगुर शामिल है। आजकल एक शब्द बहुत चर्चा में चल रहा है, काकरोच। आप बताइए काकरोच जो है, काकरोच किस गण में शामिल है, कमेंट करके आप बताइएगा। प्रश्न संख्या 61, पौधों में नर्सरी स्तर पर होने वाला डैम्पिंग ऑफ रोग किसके कारण होता है। देखिए डैम्पिंग ऑफ से प्रश्न आया था, तो डैम्पिंग ऑफ पीथियम नामक कवक के कारण होता है। क्या होता है डैम्पिंग ऑफ या आर्द्र पतन रोग, यह मुख्य रूप से सब्जियों जैसे टमाटर, मिर्च, बैगन की नर्सरी का सबसे खतरनाक रोग है।
इसमें छोटे पौधों का तना जमीन की सतह के पास से गलकर कमजोर हो जाता है और पौधा वहीं से टूटकर गिर जाता है। यह रोग तब ज़्यादा फैलता है जब नर्सरी के बेड पर जल भराव या बहुत ज़्यादा नमी होती है और हवा का वेंटिलेशन सही से नहीं हो पाता। अगर इसके बचाव की बात करें तो बोने से पहले बीजों का उपचार मतलब सीड ट्रीटमेंट या फंगिसाइड जैसे थीरम या कैप्टन से किया जाता है। और नर्सरी के बेड को ज़मीन की सतह से थोड़ा ऊपर अगर बनाया जाए तब भी हम डैम्पिंग ऐप से राहत पा सकते हैं। डैम्पिंग का मतलब ही होता है नमी। डैम्पिंग का मतलब नमी है। ऑफ का मतलब है पौधे का खत्म होना। ऑफ जिसे स्विच ऑफ करते हैं, ऑफ मतलब बंद हो जाना, खत्म हो जाना। इस तरह से अगर शब्दों का तोड़ करके पढ़ेंगे तब भी आप इसका अर्थ निकाल लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, गेहूं का लूज मतलब सरकी कंडुआ रोग किस प्रकार का संक्रमण है? तो कैसा संक्रमण है? इंटरनली सीड बॉर्न रोग होता है। यह रोग आस्ट्रिलागो न्यूडा इसके वजह से होता है। आस्ट्रिलागो न्यूडा नामक कवक के कारण होता है। इसमें गेहूं की बालियों में दानों की जगह काला पाउडर मतलब कवक के बीजाणु भर जाते हैं। यह एक बीजोड़ रोग है जो कि बीज अंतःबीजोड़ है जो कि बीज की वजह से होता है। इसीलिए इसके नियंत्रण के लिए बीटाबैक्स जैसे प्रणालीगत फफूंदनाशी से बीजोपचार करना प्रभावी होता है। किससे करते हैं? बीटावैक्स से। इसके अलावा सोलर सीड ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। कौन सा? सोलर सीड ट्रीटमेंट। अगला प्रश्न 63वां, नींबू का प्रसिद्ध कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो नींबू का प्रसिद्ध कैंकर रोग जो है वो जैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस जीवाणु के कारण होता है। यह नींबू वर्गीय फलों की एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिससे पत्तियों, टहनियों और फलों पर भूरे, खुरदुरे दाग या छाले जैसे निशान पड़ जाते हैं। इस जीवाणु का अगर प्रसार की बात करें तो इस जीवाणु का प्रसार हवा और बारिश की बौछारों द्वारा होता है। इसके नियंत्रण के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम जो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये क्या होते हैं? ये एंटीबायोटिक के घोल हैं। क्या होते हैं? ये एंटीबायोटिक के घोल हैं। इनका छिड़काव किया जाता है तो उससे क्या होगा कि हमारे जो नींबू हैं या नींबू वर्गीय कोई भी प्रजाति है उस पर जैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस जीवाणु नहीं लगेंगे। अगला प्रश्न 64, आयरलैंड में पड़े ऐतिहासिक अकाल का कारण आलू का कौन सा रोग था? तो इतिहास एक फैक्ट आप लोग याद रख लीजिएगा कि 1845 में आयरलैंड में आए भीषण अकाल के कारण लाखों लोग भूख से मर गए थे और बड़े पैमानों पर पलायन हुआ था। क्या हुआ था? पलायन। मतलब जब खाने के लिए नहीं बचा तो लोग क्या किए? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना शुरू कर दिए क्योंकि वहाँ की पूरी आबादी आलू की खेती पर ही निर्भर थी। इसके अलावा अगैती झुलसा की बात करें तो आयरलैंड में जो आलू का रोग था किसकी वजह से था? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टास के कारण था। और अगर अगैती झुलसा की बात करें तो यह अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण होता है। किसके कारण होता है अगैती झुलसा? याद रख लीजिएगा, जब पछेती है तो अगैती भी। अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण अगैती झुलसा होता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न 65 की। तो 65वां प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर है कि 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। आप कमेंट करके इसका हेडक्वार्टर बताइए कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है। इसकी स्थापना की बात करें तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले समूह की सिफारिश के आधार पर देश में बागवानी फसलों के एकीकृत विकास के लिए NHB की स्थापना की गई थी। तो पूछेगा कि किसके समूह की सिफारिश पर, तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। हमारा अगला प्रश्न है 66, भारत में फलों का राजा आम को कहते हैं, भारत में फलों की रानी लीची को कहते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? कमेंट करके बताइए आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। आम को बाथरूम फल भी कहा जाता है। और जबकि फलों की रानी किसे कहते हैं? लीची या मैंगोस्टीन को फलों की रानी कहा जाता है। इसके अलावा अन्य नामों की बात कर लो, उपनामों की, तो गरीबों का सेब किसे कहते हैं? कमेंट करके बताइए, मैं क्या बताऊँ। गरीबों का सेब किसे कहते हैं? कल्पतरु किसे कहते हैं? कल्पतरु या कल्प वृक्ष
किसे कहते हैं? मसालों का राजा किसे कहते हैं? मसालों का राजा कमेंट करके बताइए, मसालों का राजा किसे कहते हैं? मसालों की रानी किसे कहते हैं? मसालों की रानी, मसालों की रानी किसे कहते हैं? आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न 68, आम की विश्व प्रसिद्ध सिंधु प्रजाति की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता क्या है कि पूर्णतः बीज रहित संकर प्रजाति है। अगर इसका क्रॉस पूछा जाएगा तो याद रख लीजिएगा कि रत्ना का क्रॉस किससे हुआ था? अल्फांसो से। रत्ना का क्रॉस किससे कराया गया? अल्फांसो से कराया गया। तो क्या बना? सिंधु। और सिंधु कैसी वैरायटी है? सीडलेस वैरायटी। सिंधु कैसी वैरायटी है? सीडलेस। इसे आप RAS से भी याद कर सकते हो। अगर सीडलेस की बात करें, पूर्णतः बीज रहित, तो क्या इसमें सच में गुठली गायब होती है? तो इसका उत्तर नहीं। गुठली सच में एकदम गायब नहीं होती है, बल्कि गुठली बहुत पतली कागज जैसी और बिना कड़े छिलके मतलब छोटा सा बीज की तरह होती है, जिसका वजन फल के कुल वजन का मतलब 3 से 4% ही रहता है। तो इसीलिए इसे सीडलेस मान लिया जाता है। इसे क्षेत्रीय फल अनुसंधान केंद्र बेंगुला द्वारा विकसित किया गया था। पूछ लेगा कि सिंधु इसे कहाँ से विकसित किया गया था, तो याद रखिएगा कि इसे कहाँ विकसित किया गया था? बेंगुला में विकसित किया गया था। क्षेत्रीय फल अनुसंधान केंद्र बेंगुला, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो अगर मल्लिका की बात करें तो बताइए किसका क्लास है? मल्लिका किसका क्लास है? आप कमेंट करके बताइएगा। हमारा अगला 69वां प्रश्न, आम की प्रसिद्ध बौनी प्रजाति आम्रपाली किन दो प्रजातियों का संकरण है? तो आम्रपाली दशहरी और नीलम का संकरण है। इसे याद करने की ट्रिक है DNA, मतलब दशहरी, नीलम और आम्रपाली। इससे आप इसे याद कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको आम और उसकी प्रजातियों का रिवीजन करवा दे रहा हूँ, क्योंकि बार बार एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मल्लिका की। तो मल्लिका जो है वो नीलम और दशहरी का क्लास है। किसका क्लास है? नीलम और दशहरी का क्लास है। आम्रपाली की बात करें तो आम्रपाली किसका क्लास है? आम्रपाली जो है वो दशहरी और नीलम का क्लास है। किसका क्लास है? आम्रपाली दशहरी और नीलम का। रत्ना की बात करें तो रत्ना किसका क्लास है? रत्ना जो है वो नीलम का क्लास है। किससे? अल्फांसो से। रत्ना किसका क्लास है? नीलम और अल्फांसो का। सिंधु की बात करें, जो भी सीडलेस वैरायटी की बात अभी हमने किया है, तो किसका क्लास है? या रत्ना और अल्फांसो का क्लास है। वहीं अर्का पुनीत की बात करें तो अर्का पुनीत किसका क्लास है? ये अल्फांसो और बैगनपल्ली का है। किसका? अल्फांसो और बैगनपल्ली का क्लास है। वहीं अर्का पुनीत जो है अल्फांसो और बैगनपल्ली का है, जबकि अर्का अनमोल, याद रखिएगा, अर्का अनमोल जो है वो अल्फांसो और जनार्दन पसंद का क्लास है। किसका है? अल्फांसो और जनार्दन पसंद का क्लास है। तो इस तरह से आप इसे याद रखिएगा, इससे एक न एक प्रश्न जरूर हर बार पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न 70वां है, केले का व्यावसायिक प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो स्वर्ण संकर विधि द्वारा किया जाता है। केले का व्यावसायिक प्रवर्धन कैसे करते हैं? स्वर्ण संकर विधि से करते हैं। अगला 71वां प्रश्न, पपीते के फल से प्राप्त होने वाला कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक है? तो इसका सही उत्तर है पपेन, जो है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अच्छा, शकर्स होते क्या हैं? केले के मुख्य तने के पास जमीन से जो छोटे पौधे निकलते हैं, जैसे केले तना से होता है तो जमीन के पास से छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, मिट्टी मान के मिट्टी, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, शकर्स कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शॉर्ट शकर जो तलवार जैसी पतली पत्तियों वाले होते हैं, और एक होता है वाटर शकर जो चौड़ी पत्तियों वाले होते हैं। तो उसमें जो तलवार जैसे होते हैं मतलब शॉर्ट शकर होते हैं, शॉर्ट मतलब तलवार होता है। तो जो शॉर्ट शकर होते हैं वो बेस्ट माने जाते हैं किसके लिए? व्यावसायिक प्रवर्धन के लिए। तो व्यावसायिक खेती के लिए हमेशा शॉर्ट शकर को ही चुना जाता है, क्योंकि इनसे पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं और फल की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। एक आदर्श शॉर्ट शकर का वजन लगभग 500 से 700 ग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 500 से 700 ग्राम। यह भी पूछा गया, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। वहीं आधुनिक टिश्यू कल्चर की बात करें तो आजकल का जो एडवांस लेवल चल रहा है टिश्यू कल्चर, इसमें क्या होता है? केले में टिश्यू कल्चर जो है एक आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक है, जिसमें पौधों के एक छोटे से हिस्से जैसे कोशिका या ऊतक को प्रयोगशाला के नियंत्रित और पूरी तरीके से रोगमुक्त वातावरण में उगाया जाता है। इस विधि द्वारा बहुत ही कम समय में एक समान और उच्च गुणवत्ता वाले तथा 100% रोगमुक्त, मतलब एकदम वायरस फ्री है, ये 100% रोगमुक्त होता है, वायरस फ्री, लाखों पौधे तैयार किए जा सकते हैं। पारंपरिक खेती की तुलना में टिश्यू कल्चर से बने पौधे में फल भी जल्दी आ जाते हैं और पैदावार भी काफ़ी होने लगती है। इसीलिए
टिश्यू कल्चर भी अपनाया जा रहा है एडवांस्ड फार्मिंग के अंतर्गत। अगला प्रश्न हमारा 71वां, पपीते के फल से प्राप्त होने वाला कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक है? इसका सही उत्तर है पेपेन। पेपेन कैसे मिलता है? पपीते के कच्चे हरे फलों पर हल्के चीरे लगाकर जो सफ़ेद रंग का दूधिया पदार्थ मतलब जो लेटेक्स निकलता है उसे सुखाकर पेपेन तैयार किया जाता है। इसका उपयोग केवल दवाइयों में ही नहीं बल्कि च्युइंगम बनाने, मांस को मुलायम करने और चमड़ा उद्योग में भी किया जाता है। अच्छा, अगर कमेंट करके बताइए कि पपीते में पीलापन किसके कारण होता है? पपीते का जो पीला रंग होता है वह किसके कारण होता है? आप कमेंट करके बताइए कि पपीते में पीला रंग किसके कारण होता है। 72वां क्वेश्चन हमारा, सेब के फलों का आकर्षक लाल रंग किसके कारण होता है? तो सेब के फलों में आकर्षक लाल रंग एंथोसायनिन के कारण होता है। एंथोसायनिन क्या है कि यह एक पानी में घुलनशील पिगमेंट है। सेब के अलावा प्याज का लाल रंग, बैंगन का बैंगनी रंग और अनार के दानों का लाल रंग भी इसी के एंथोसायनिन के कारण ही होता है। तो किसका किसका? प्याज का लाल रंग, बैंगन का बैंगनी रंग, याद रखिएगा बैंगनी रंग भी इसी के कारण होता है। और तीसरा हमारा ऑप्शन क्या था कि अनार के दानों का लाल रंग। तो अनार के दानों का लाल रंग भी एंथोसायनिन के कारण ही होता है। अगर इसे डीप में प्रश्न पूछेगा तो क्या पूछ सकता है कि सेब में लाल रंग अच्छे से तब चढ़ता है जब रात का तापमान थोड़ा कम मतलब कितना 15 से लेकर के 20 डिग्री के बीच में हो। तापमान कितना हो? 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो रात में, और दिन में धूप अच्छी आती हो। यही कारण है कि ठंडे पहाड़ी इलाकों के सेब ज़्यादा लाल और चमकदार होते हैं। अगर सेब की बात करें तो सेब कैसा है? फॉल्स फ्रूट है। सेब कैसा फ्रूट है? फॉल्स फ्रूट है। इसे मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, कवर भी किया कि इसे फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं। अच्छा, अगर बताना है तो बता देना कि इसका विकास जो है वो ओवैरी से होता है, ना कि थैलेमस से। इसका विकास कहाँ से होता है? ओवैरी से, इसीलिए ये फॉल्स फ्रूट है। अगर फ्रूट होता तो इसका विकास कहाँ से होता? थैलेमस से होता। कहाँ से करना था? थैलेमस से। तो इसे आप याद रखेंगे, सेब जो है वो असत्य फल है। कैसा फल है? असत्य फल। आप कमेंट में कुछ और असत्य फल के नाम बताइए कि कौन कौन से और असत्य फल हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ स्थित है? CPRI कहाँ स्थित है? शिमला में स्थित है। यह शिमला के कुफरी नामक स्थान पर है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कुफरी में। किस स्थान पर? कुफरी में। इसीलिए आलू की जो वैरायटी जहाँ से निकलती है उनके नाम के आगे कुफरी लगा होता है, जैसे कुफरी ज्योति, कुफरी बहार, कुफरी सिंदूरी। तो इस ट्रिक से आप पहचान सकते हैं कि आलू की वैरायटी है कहाँ से निकाली गई है? CPRI से निकाली गई है। वहीं अगर CTCRI की बात करें, CTCRI केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CTCRI, इसकी स्थापना कब हुई थी? CTCRI की स्थापना 1963 में कहाँ पर हुई थी? तिरुवनंतपुरम में हुई थी। तो यह भी याद रखिएगा कि यह ICAR का ही एक घटक संस्थान है। कौन? CTCRI केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान। और वहीं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह शिमला में स्थित है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 74 नंबर, केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, जिसका जिक्र हमने अभी कर ही दिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। अगर क्षेत्रीय केंद्र की बात कर लें तो इसका एक क्षेत्रीय केंद्र भुवनेश्वर में भी है। CTCRI का एक क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में भी है। अब किन फसलों पर यहाँ रिसर्च होती है तो इसको भी जान लेते हैं कि कंद में कौन कौन सी फसलें आती हैं जिन पर यहाँ रिसर्च किया जाता है। तो सबसे पहले कसावा पर या ट्रोपिका पर, कसावा या ट्रोपिका पर यहाँ रिसर्च होता है, जिससे क्या बनाया जाता है? साबूदाना बनाया जाता है। इससे क्या बनाया जाता है? साबूदाना बनाया जाता है। इसके अलावा शकरकंद मतलब स्वीट पोटैटो, रतालू जिसे याम कहते हैं, अरबी, जो अरबी खाते हैं ना अरबी, तो अरबी जिसे टैरो या कोलोकेशिया कहते हैं, जमीकंद या सूरन जिसे एलिफेंट फूट याम भी कहते हैं। क्या कब बोलते हैं? एलिफेंट फूट याम। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए बता दे रहा हूँ कि अगर एग्जामिनर ने इंग्लिश टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर ली तो आपका प्रश्न गलत ना होने पाए। इसीलिए इसे याद रखिएगा कि अगर CPRI पूछेगा तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। अगर CTCRI पूछेगा तो यह
केरल में है। अब बात कर लेते हैं अपने 75वें प्रश्न की कि राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह पुणे में स्थित है। भारत में सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। अब किस जिले में होता है अगर पूछा जाएगा तो नासिक जिले में होता है। वैसे राज्य ही पूछेगा, जिला बहुत कम पूछा जाता है। नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि आलू की खेती को, या आलू की जो वैज्ञानिक खेती होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, वैज्ञानिक भाषा में उसे क्या कहते हैं, आलू की खेती को क्या कहा जाता है। अगला प्रश्न 76वां, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर है, जिसकी स्थापना 1960 में की थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर डेट एग्जैक्ट पूछेगा तो 17 नवंबर 1960 को हुई थी। किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। स्थापना के समय यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन बंटवारे के बाद यह उत्तराखंड राज्य में चला गया। और भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली पूछेगा तब भी इसका सही जवाब पंतनगर विश्वविद्यालय ही होगा, तो इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 77 की ओर। कृषि मूल्य आयोग APC की स्थापना कब की गई थी, जिसका नाम अब CACP है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1965 में की गई थी। और इसका नाम बदला कब गया था, तो इसका नाम बदला गया था 1985 में। तो इसको आप याद रखिएगा कि स्थापना के समय इसका नाम APC था, स्थापना कब हुई थी 1965 में, और CACP का इसका नाम रखा गया था 1985 में। MSP की गणना और सिफारिश जो होती है वो CACP ही करती है। ध्यान रखिएगा कि CACP सिर्फ सिफारिश करता है। क्या करता है? सिफारिश करता है, मतलब रिकमेंड करता है। लेकिन MSP को अंतिम रूप से मंजूरी जो है वह आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति कौन करता है, CCEA कर देता है। तो अगर पूछेगा सिफारिश कौन करता है तो सही जवाब है CACP, और अगर मंजूरी पूछेगा तो मंजूरी कौन देता है, CCEA। और इसका अगर अध्यक्ष की बात करें कि CCEA मतलब आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कुल कितनी फसलों के लिए दिया जाता है, तो कुल 22 अनिवार्य फसलें और एक गन्ना, जिसके लिए FRP दिया जाता है। इस प्रकार से कुल 23 फसलों के लिए दिया जाता है। FRP क्या होता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, मतलब उचित और लाभकारी मूल्य होता है जो गन्ने के लिए दिया जाता है। गन्ना कैसे फसल है, एक नकदी फसल है। गन्ना कैसी फसल है, एक नकदी फसल, इसीलिए उसके लिए FRP दिया जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, जिसमें 22 अनिवार्य फसलों में से क्या क्या है, 7 जो हैं वो अनाज हैं, 5 जो है दाल है, 7 जो है तिलहन है, और 3 जो है व्यावसायिक फसलें हैं। जैसे कपास हो गया, कच्चा जूट हो गया और खोपरा हो गया, ये 3 व्यावसायिक फसलें हैं। इसके अलावा 22 में से 7 क्या हैं, अनाज हैं, 5 दालें हैं, 7 तिलहन है। हमारा अगला प्रश्न 80वां, प्रयोगशाला से खेत तक लैब टू लैंड कार्यक्रम किस वर्ष और किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो यह ICAR के द्वारा शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था, 1979 में यह शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य प्रयोगशाला में विकसित की गई आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों और वैज्ञानिक तरीकों को सीधे छोटे और सीमांत किसानों के खेतों तक पहुंचाना था। इसके तहत देश भर में कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि विश्वविद्यालयों ने गांवों को गोद लेकर किसानों को ट्रेनिंग भी दी थी। अच्छा, कमेंट करके बताइए कि भारत में इस समय कितने KV के हैं, भारत में इस समय कितने KV के हैं। TGT या PGT को एग्जाम में पूछा गया, जल्दी ही जो हुआ था, और उसमें एक विकल्प था 731, उसको सही माना गया है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न कब दिया गया, तो इन्हें कब भारत रत्न दिया गया था, 2024 में, हाल ही में दिया गया था इन्हें भारत रत्न। अगर पूछेगा कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो है वो हिसार हरियाणा में स्थित है, ना कि उत्तर प्रदेश में। तो यह आप याद रखिएगा कि अगर इनके नाम पर विश्वविद्यालय पूछा जाता है तो आप गलती से भी यूपी का कोई भी विश्वविद्यालय मत कीजिएगा। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए कि यूपी में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, यूपी में कितने कृषि विश्वविद्यालय राज्य सरकार के अंतर्गत है, कितने केंद्र के अंतर्गत हैं, कितने डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। आप सबका नाम कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अगर चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल की बात करें तो उसे किसान घाट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, किसान घाट के नाम से जानते हैं।
हमारा अगला प्रश्न संख्या 84 है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, मतलब वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1945 को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आप कमेंट करके बताइए कि FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 85, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही उत्तर है 5 दिसंबर को। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2014 में की गई थी। सोइल डे मनाने की शुरुआत कब से की गई थी, वर्ष 2014 से की गई थी। मिट्टी की सेहत के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। और भारत सरकार के मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यह कब शुरू की गई थी, आप कमेंट करके बताइए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी। प्रश्न संख्या 86, टिक्का रोग किस प्रमुख तिलहनी फसल का एक हानिकारक रोग है। तो टिक्का रोग किसका है, मूंगफली का रोग है। यह रोग किसके कारण होता है, तो कवक के कारण होता है, जिसके दो प्रकार है, अगैती टिक्का रोग और पछैती टिक्का रोग। तो जो अर्ली टिक्का है वो किसकी वजह से होता है सर्कोस्पोरा रेटिकुला की वजह से। और अगर पूछेगा पछैती टिक्का रोग किसके कारण होता है, तो किसकी वजह से होता है, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा की वजह से होता है। किसकी वजह से, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा की वजह से होता है। इस रोग में मूंगफली की पत्तियों पर गहरे भूरे या काले रंग के गोलाकार धब्बे बन जाते हैं, जिससे पत्तियां समय से पहले गिर जाती है और पैदावार इसका घट जाता है। तो टिक्का रोग किस प्रमुख तिलहनी फसल का हानिकारक रोग है, मूंगफली का। प्रश्न संख्या 87, धान के खैरा रोग के नियंत्रण के लिए खड़ी फसल में किसका छिड़काव करते हैं। तभी हमने पढ़ा, पिछले स्लाइड में बताया था कि धान के खैरा रोग में जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अब खैरा रोग की खोज किसने की थी, तो डॉक्टर YL नेने ने की थी। किसने की थी, डॉक्टर YL नेने ने की थी। अब कहाँ पर, पंतनगर यूनिवर्सिटी में इन्होंने इसकी खोज की थी। अगर इसके नियंत्रण की बात करें तो प्रति हेक्टेयर लगभग 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट को चूने के पानी या यूरिया के साथ मिलाकर छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किसके साथ मिलाकर, चूने के साथ या फिर यूरिया के साथ मिलाकर छिड़काव की सलाह दी जाएगी कि धान के खैरा रोग को दूर करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 88, विश्व प्रसिद्ध कवकनाशी बोर्डो मिक्सर की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज किसने की थी, PMA मिलार्डेट ने 1885 में की थी। और कहाँ की थी, फ्रांस की बोर्डो यूनिवर्सिटी में इसकी खोज की थी। किसने, PMA मिलार्डेट ने। अब किन अवयवों का मिश्रण है, अगर यह भी पूछ लेता है तो कॉपर सल्फेट, इसमें क्या क्या होता है बोर्डो मिक्सर में, कॉपर सल्फेट, चूना और पानी होता है। अगर इनके अनुपात की बात है किस अनुपात में होता है, तो इनका अनुपात होता है 5:50, यानी कि 5 पाउंड कॉपर सल्फेट मिलाएंगे तो 5 पाउंड चूना और 50 गैलन पानी। अगर ऐतिहासिक फैक्ट की बात करें बोर्डो मिक्सर के, तो इसकी खोज दुर्घटनावश तब हुई थी जब अंगूर के बागों को चोरों से बचाने के लिए उन पर तांबे और चूने का छिड़काव किया गया था। बाद में देखा गया कि उन पौधों पर डाउनी मिल्ड्यू बीमारी है वह नहीं लगी। यह दुनिया का पहला सफल और सबसे प्रसिद्ध कवकनाशी भी बन चुका। कौन, बोर्डो मिक्सर। और इसमें 3 मुख्य अवयव कौन है, इसकी चर्चा हमने पहले कर ली, कॉपर सल्फेट, चूना और पानी। अगर इनका अनुपात पूछेगा तो 5:50 का अनुपात होता है कि 5 कॉपर सल्फेट 5 पाउंड, 5 पाउंड चूना और 50 गैलन पानी होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न, पौधों की सामान्य वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी होनी चाहिए, 17 होनी चाहिए। और सबसे आखिर में खोजा गया आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है, निकेल है। और इसकी खोज किसने की थी, आप कमेंट करके बताइए। खोज तो 1987 में हुई थी, लेकिन इसकी निकेल की खोज किसने की थी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कल मैंने पूछा था कि आवश्यक पोषक तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था, तो आवश्यक पोषक तत्वों का सिद्धांत आर्नन और स्टाउट ने दिया था। किसने दिया था, आर्नन और स्टाउट ने दिया था। इसका सही जवाब कई लोगों ने दिया था। अगर हम कल के सेशन की बात करें तो कल एक प्रश्न में स्लाइड में गलत हो गया था, जहां ड्राई लैंड की जगह ड्राई फार्मिंग लिखा गया था। तो उसको एक बार आप फिर से देख लीजिए कि ड्राई फार्मिंग जिसमें 750 मिलीमीटर मिनी लिखा, मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। ड्राई लैंड फार्मिंग जहां 750 से लेकर के 1150 के बीच में होती है। वहीं रेनफेड फार्मिंग जिसमें 1150 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है।
अब उन लोगों की लिस्ट देख लेते हैं जिन्होंने होमवर्क क्वेश्चन का आंसर किया था। आज के सेशन के लास्ट में भी हम कुछ प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर आपको देना होगा। तो देख लेते हैं कौन किसने किसने दिया था। तो अभी कनौजिया जी ने दिया है। मिस्टर एक्स 2026 ने बताया कि उनके 30 प्रश्न सही हुए जबकि उनके 20 प्रश्न गलत हुए। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने गलत हुए। मिस्टर जाट वीडियो को पसंद किया। वरुण तुगनायत, धन्यवाद सर आपका भी। मनोज कुमार जी ने पूछा सर हमें जानना है कि प्लाटून कमांडर, तो इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग के लिए पूछा था, इसका जवाब मैं दे दिया था। वहीं प्रियंका मैम ने देखिए सभी प्रश्नों का एक सीरियल से उत्तर दिया है। वर्मा क्यूबी 2MK चाहे जिसकी प्रोफाइल, इन्होंने भी 49/50 49/50 प्रश्न सही किए हैं और इन्होंने भी पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया है। वहीं आशुतोष कुमार यादव जी की बात करें तो यादव जी काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं, इन्होंने भी सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जो हम लोग पूछे गए थे। मोहित जी का क्या कमेंट है कि इस बुक में जो स्कीम के पोर्शन हैं उनको कवर करवा दीजिए। जी बिल्कुल कवर करवा देंगे, डेली एक सेशन लेकर के इसीलिए आ रहे हैं। अगला कमेंट संदीप जी का है जिन्होंने वीडियो को पसंद किया है। इसके अलावा विनय पाल जी ने भी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो आप लोग भी आज के प्रश्नों का उत्तर देते रहिए। प्रश्न संख्या 91 है, पौधों के लिए 17वां आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है, जिसके बारे में मैंने पिछले प्रश्न में डिस्कस किया था। तो 17वां पोषक तत्व निकिल है। निकिल की खोज 1987 में की गई थी। खोज किसने की थी? डैनियल के द्वारा इनकी खोज की गई थी। अगर पौधों में इनके काम की बात करें तो निकल पौधों में यूरिएज क्या बनाता है? यूरिएज एंजाइम का एक मुख्य घटक है। यह पौधों में यूरिया को तोड़कर नाइट्रोजन को अवशोषित करने में मदद करता है। इसकी कमी से होने वाले नुकसान की बात करें तो इसकी कमी होने पर मुख्य रूप से बीजों की अंकुरण क्षमता कम हो जाती है और पत्तियों के सिरों पर नेक्रोसिस मतलब ऊतक क्षय होने लगता है। निकल की कमी से पत्तियों पर क्या होता है? पत्तियों के सिरों पर नेक्रोसिस हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न 92वां, धान की फसल में खरपतवार प्रतिस्पर्धा के लिए सबसे क्रांतिक समय क्या है? तो धान के जो फसल होती है उसकी रोपाई या बुआई के 15 से 45 दिन बाद उसके खरपतवार के लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड होता है। क्रांतिक समय क्या होता है? यह फसल के जीवन का वह समय होता है जब खरपतवार फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर इस दौरान खेतों से खरपतवार नहीं हटाए गए तो पैदावार में 30 से लेकर के 50% तक की गिरावट देखने को मिलती है। इसके नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है धान के खेत में? इसके नियंत्रण के लिए प्रोपेनिल या ब्यूटाक्लोर का प्रयोग किया जाता है। किसका? प्रोपेनिल या ब्यूटाक्लोर का शाकनाशी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न 93, वाणिज्यिक रेशम की प्राप्ति रेशम कीट के किस जीवन चक्र चरण में होती है? रेशम का कीड़ा अपने चारों ओर लार से एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है जिसे कोकून कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। हवा के संपर्क में आकर यह लार रेशम के धागे में बदल जाती है। वाणिज्यिक रेशम निकालने के लिए इन कोकूनों को उबलते पानी में डाला जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? रेशम कीट का मुख्य भोजन शहतूत की पत्तियां होती हैं। कौन सी पत्तियां होती हैं? शहतूत की पत्तियां होती, से आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है मैसूर कर्नाटक में स्थित है। अगर इसके पूरा नाम की बात करें तो इसका नाम क्या है? CSRTI। क्या नाम है? CSRTI। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल सेरिकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CSRTI है। अगर सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो वह भी कर्नाटक में होता है। इसी तरह से आप इसको याद कर सकते हैं इस ट्रिक के साथ कि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ है? कर्नाटक में। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ रेशम की सभी 5 वाणिज्यिक किस्में मलबरी मतलब शहतूत, टसर, ओक टसर, एरी और मूंगा पाई जाती हैं। इसके अलावा विश्व के किसी भी देश में रेशम की 5 वाणिज्यिक किस्में नहीं पाई जाती। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न 95वां है, श्वेत क्रांति की गति को बढ़ाने के लिए आनंद गुजरात में आनंद पैटर्न पर आधारित कौन सा बोर्ड बनाया गया था? तो कौन सा बोर्ड बना था? NDDB बनाया गया था, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। NDDB से एक प्रश्न पिछले पेपर में आया था, तो आप लोग इसे ध्यान से देख लेंगे। अगर NDDB की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में की गई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके पहले अध्यक्ष थे, जिन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड, इसी बोर्ड ने 1970 में दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम शुरू किया जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना गया। इसके कारण ही भारत दुनिया का शीर्ष दूध उत्पादक देश बन गया। हरित क्रांति के बारे में आपने पढ़ा है, तो हरित क्रांति का
हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका सही जवाब है कि डॉक्टर विलियम गॉड ने सबसे पहले हरित क्रांति शब्द को गढ़ा था। अब बताइए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? अगर पूछे कि शब्द कब दिया था तो 1968 में दिया था। आपका अगला प्रश्न है 97। अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान इक्रिसैट कहाँ स्थित है? तो इक्रिसैट से कई बार प्रश्न पूछा गया है। इक्रिसैट का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। यह मुख्य रूप से सूखे और कम पानी वाले इलाकों में उगने वाली 6 मुख्य फसलों पर रिसर्च करता है। कौन कौन सी 6 फसलें हैं देख लेते हैं। चना, अरहर, मूंगफली, बाजरा, ज्वार और रागी। 98वां प्रश्न, किस फसल को अपने अत्यधिक सूखा सहन क्षमता के कारण ऊँट की फसल कैमल क्रॉप कहा जाता है? तो ज्वार को कैमल क्रॉप कहा जाता है। जैसे ऊँट बिना पानी के मरुस्थल में लंबे समय तक जीवित रह सकता है, वैसे ही ज्वार का पौधा भी बहुत कम पानी या सूखे की स्थिति में अपनी वृद्धि को रोक लेता है और पानी मिलने पर दोबारा बढ़ने लगता है, तो इसीलिए इसे कैमल क्रॉप कहते हैं। ज्वार के पौधों की छोटी अवस्था मतलब घुटने तक की ऊंचाई में इसकी पत्तियों में धुरिन क्या आता है, धुरिन या HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड नाम का एक विषैला तत्व पाया जाता है, इसीलिए इस समय इसे पशुओं को नहीं चलाना चाहिए। यह फर्क याद रखिएगा कि HCN और धुरिन किस फसल में पाया जाता है? ज्वार में पाया जाता है। अगला प्रश्न 99वां, बाजरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है पेनिसिटम ग्लोकम। बाजरा का जो सही वानस्पतिक नाम क्या है? पेनिसिटम ग्लोकम है। बाजरे को मोटे अनाजों का राजा भी कहा जाता है। इसमें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सभी अनाजों की तुलना में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है। कितनी होती है वसा की मात्रा? इसमें सबसे अधिक होने के बावजूद भी 5% वसा की मात्रा होती है। और यह खनिज लवणों जैसे कि आयरन और जिंक का भी बेहतरीन स्रोत माना जाता है, इसीलिए इसे मोटे अनाजों का राजा भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ने के पहले ध्यान दीजिएगा कि हम आपके लिए कुछ होमवर्क प्रश्न भी देंगे, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। और यह भी बताइए कि आपके आज के सेशन में प्रश्न संख्या 51 से लेकर के 100 तक कितने प्रश्न सही हुए। 100वां प्रश्न है हमारा, गेहूँ सा मतलब फिलोरिस माइनर, जिसे गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा भी या गेहूं का कैंसर भी कहते हैं, किस फसल का एक प्रमुख नकलची खरपतवार मिमिक्री वीड है? तो यह गेहूं का वीड है। जैसे लिखा ना गेहूं का मामा, तो किस फसल में होगा? गेहूं में होगा। अगर एडिशनल इसमें बात कर लें गेहूं सा या गेहूं के मामा के बारे में, तो यह वह खरपतवार है जो आकार, पत्तियों की बनावट और रंग रूप में बिल्कुल मुख्य फसल जैसा दिखता है, जिसकी शुरुआती अवस्था में पहचान करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए अगर टेस्ट वेट की बात करें, कैसे पता करेंगे? टेस्ट वेट होता है तो इसमें गेहूं के 1000 दानों का वजन, गेहूं के 1000 जो दानों का वजन होता है वो 40 ग्राम होता है, जबकि गेहूं के मामा के 1000 बीजों का जो वजन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो सिर्फ 2 ग्राम होगा। और वहीं जो गेहूं के बीज होते हैं उसके 1000 दानों का वजन जो होगा वो 40 ग्राम हो जाएगा, जबकि गेहूं के मामा के 1000 बीजों का वजन मात्र 2 ग्राम होगा। तो केवल 2 ग्राम होगा और गेहूं का कितना होगा? 40 ग्राम होगा। अगर नियंत्रण की बात करें फिलोरिस माइनर के, तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आइसोप्रोट्यूरान का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग? आइसोप्रोट्यूरान का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब इसके प्रतिरोधक क्षमता आने के कारण सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है। क्या इस्तेमाल करते हैं? सल्फोसल्फ्यूरान या फिर क्लोडिनाफाप, याद रख लीजिएगा, क्लोडिनाफाप का इस्तेमाल करते हैं। या तो सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग करेंगे या तो क्लोडिनाफाप का प्रयोग करेंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि आइसोप्रोट्यूरान के प्रति इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता आ गई है। तो इस प्रकार से हमने आज का यह पूरा सेशन समाप्त कर लिया। तो दोस्तों आज हमने प्रश्न संख्या 51 से लेकर 100 तक प्रश्नों की ऐतिहासिक पूरी सीरीज व्याख्या के साथ कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने शॉर्ट ट्रिक्स और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ आपका जो सिलेबस है उसको तैयार कराने की कोशिश की है। मुझे पूरा भरोसा है कि आज की इस क्लास से
आपकी आने वाली कृषि परीक्षाओं एजीटीए, एएफओ, केन सुपरवाइजर आदि में कई प्रश्न सीधे देखने को मिलेंगे। अगर आपको आज की क्लास और हमारी ये सारी टिप्स पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके आज के जो 50 प्रश्नों का सेशन हो उसमें कितने प्रश्न सही हुए। साथ ही होमवर्क क्वेश्चंस मैंने आपको 3 दे दिए हैं, इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।